लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लाइंट साइड रेंडरिंग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ते क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग तक पहुंच गए थे हम। और उसमें हम लोग लास्ट टाइम सर्वर से हमारे पास दो तरह से डाटा आ सकता है। एक HTML फॉर्मेट में और एक JSON फॉर्मेट। अच्छा, डाटा आने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PDF फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाटा आ सकता है, लेकिन हम उसको स्टडी क्यों नहीं करते? क्योंकि PDF जो फॉर्मेट है वो एक डॉक्यूमेंट के में आएगा, और डॉक्यूमेंट से रीड करके हम अपनी वेबसाइट पे डाटा शो नहीं करवाते। बहुत शादर नादर केस होते हैं जिसमें हम लोग ये काम करते हैं कि किसी PDF से, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट से डाटा रीड करके हम अपनी वेबसाइट पे शो करवाएं। अच्छा, अब ये काम करने के लिए सिंपल जावास्क्रिप्ट से होता भी नहीं है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती हैं, या पाइथन से पहले उसको रीड करना पड़ता है, उसके अंदर जो डाटा लिखा है, और फिर उसको डाटा को यूज़ करना पड़ता है। तो मोस्ट यूज जो है वो जेसन है और HTML है। अब जेसन और HTML क्यों मोस्ट यूज है? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेज हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो अगर HTML आ रही है फिर तो ब्राउज़र को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जेसन आ रही है तो जावास्क्रिप्ट को, जेसन की फुल फॉर्म ही ये है कि जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि बैकएंड पे ज़रूरी है कि क्या जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करें अगर हमने जेसन भेजनी है? तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम बैकएंड पर जेसन ही यूज़ सॉरी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करें। हम लोग पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में डिक्शनरी करके यही काम है, जेसन या जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, सेम यही काम पाइथन में डिक्शनरी से है। C++ में जाएंगे तो वहाँ स्ट्रक्चर करके, स्ट्रक्ट करके कीवर्ड है जो यही काम कर रहा है। इसी तरह तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मौजूद हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जेसन डाटा, जो जेसन फॉर्मेट है वो एक स्टैंडर्ड बन गया है एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर भेजने के लिए। वो जेसन का कितना यूज, अल्टीमेटली जेसन फाइल है। अच्छा, जेसन इसी वजह से, चूंकि हर तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सपोर्ट मिल गई है, तो अब ये स्टैंडर्ड बन गया है एक जगह से डाटा दूसरी जगह पर भेजने के लिए। वो एक एप्लीकेशन के पार्ट से दूसरी एप्लीकेशन का पोर्शन भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई ERP सिस्टम बना रहे हो पूरी, किसी बड़ी फैक्ट्री का कोई इंटरलूप होगी, या कोई बड़ी इंडस्ट्री का आप ERP सिस्टम बना रहे हो, तो उसके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा भेजने के लिए भी जेसन फॉर्मेट ही यूज होगा। और सर्वर टू जो क्लाइंट साइड है वहाँ पर भी जेसन यूज हो रहा है। अब सर्वर टू क्लाइंट साइड में जब बात आती है तो उस वक्त हमें बाज़ औक़ात चीज़ों की सर्वर साइड चाहिए, या कह लो SEO सॉरी चाहिए, और बाज़ औक़ात नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब ये एक कंपनी की वेबसाइट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं पैनागिग्स की वेबसाइट को सर्च करूँ तो पैनागिग्स मेरी रैंक हो SEO की, उसका अबाउट अस का पेज रैंक हो, सर्विसेज का पेज रैंक हो, कॉन्टैक्ट का पेज रैंक हो, एंड सो ऑन। लेकिन अब ये जो है जहाँ से मैं इसका डाटा कंट्रोल कर रहा हूँ, ये नहीं मैं चाहता कि रैंक हो। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ की एक्सेस हर किसी को नहीं देना चाह रहा। इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एडमिन्स के पास है कि कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं या किस किस टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं और वो वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है।
इस चीज़ को मैं क्योंकि नहीं चाह रहा हूँ कि ये एसईओ में आए, तो मैं इसको क्लाइंट साइड पे रखूँ। अब क्लाइंट साइड पे रखने का फ़ायदा क्या है, एक तो मेरे सर्वर पर लोड कम हो गया, और दूसरा क्लाइंट साइड पर रखने से स्पीड भी इंक्रीज हो गई, कि बार बार सर्वर पर नहीं जा रहा डाटा। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है वहाँ मैं HTML फाइल भेजूंगा, सर्वर से रेंडर करूँ। फिर वहाँ पर मुझे बहुत सारी जगहों पर ये काम भी करना पड़ेगा कि वेलकम, ये वाली लाइन, और ये जो नीचे वाला एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये 3 लाइनें सर्वर साइड पर रेंडर है, लेकिन ये जो बटन है ये क्लाइंट साइड पर रेंडर है। ये जो लिंक्स हैं ये क्लाइंट साइड पर रेंडर है। ये जो कैरोसेल है वो क्लाइंट साइड पर रेंडर है। तो वो मुझे कुछ कुछ चीज़ें सर्वर पर, कुछ चीज़ें क्लाइंट पर भी रेंडर करवानी पड़ी। अब सर्वर से डाटा दो तरह से आ रहा है। अब जब भी सर्वर से डाटा आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डाटा पेज डॉट सॉरी ऐप राउटर के अंदर है, क्योंकि जितनी भी रेंडरिंग की टेक्निक्स हैं, सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है, या स्टैटिक साइड जनरेशन है, या इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइड जनरेशन है, वो सारी की सारी इस ऐप राउटर के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस ऐप राउटर के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ क्लाइंट के नाम से, और एक फोल्डर बना रहा हूँ सर्वर के नाम। अच्छा, सर्वर वाले में चूंकि मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग करवानी, तो उसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा पेज डॉट टी एस। दिस इज अ पेज विच इज रेंडर्ड एट सर्वर साइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा था इट इज वहां पर आ गया। अब जब मुझे अपने सर्वर से जेसन फाइल भेजनी है, फिर मुझे पेज डॉट टी एस एक्स फाइल नहीं बनानी, फिर मुझे बनानी है राउट डॉट टी एस फाइल। अगर मुझे सर्वर से HTML भेजनी है तो फिर मैं ये लिखूंगा कि पेज डॉट टी एस एक्स, और जब मुझे जेसन भेजना है फिर राउट डॉट टी। राउट, इसमें एक हम लोग फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। फंक्शन एरो भी हो सकता है सिंपल, मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट नेम। अच्छा, अब जब हम लोग पेज और TSX बना रहे थे, उस वक्त हम लोग जो कंपोनेंट बनाते थे, इस कंपोनेंट का या इस जगह पर हम कुछ भी नाम रख सकते। पेज है, जैसे यहाँ पर पेज है, ABC रख सकते हैं, अबू रख सकते हैं, नवीद रख सकते हैं, इस फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग राउट डॉट टी एस बना रहे हैं, उस वक्त हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम चंद एक सिलेक्टेड नाम रख सकते हैं। वो नाम कौन से हैं? वो हैं API के एंड पॉइंट्स जो जो बन सकते हैं।
ये वाला, ये वाले गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। हेड और ऑप्शंस भी हैं लेकिन वो हम लोग इतने यूज़ नहीं करते, मेनली यही यूज़ हो रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। अच्छा, अब इन नामों के साथ साथ इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट, अब चूंकि ये वाला फंक्शन सर्वर साइड पर है, सर्वर साइड पे कैसे है, क्योंकि हम लोग सर्वर से जेसन भेजेंगे। अब अगर हम लोग सर्वर से डाटा भेज रहे हैं वो जेसन या एचटीएमएल फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये सर्वर से साइड पे चलेगा। अब चूंकि ये वाला फंक्शन सर्वर साइड पे चल रहा है, और क्लाइंट साइड से कोई डाटा भी हम लोग भेज सकते हैं और सर्वर पे भी डाटा भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है कि क्लाइंट से हम लोग भी डाटा भेज सकते हैं और सर्वर से भी भेज सकते हैं। क्लाइंट से कौन सा डाटा आएगा, जो ईमेल और पासवर्ड मैंने लॉगिन करते वक्त लिखा या साइन अप करते वक्त जो मैंने डाटा दिया, वो ऑब्वियसली बात है कि क्लाइंट साइड पर ही इनपुट में हम लोग ऐड करेंगे। वो फंक्शन बटन पे क्लिक करेगा और क्लाइंट साइड से डाटा हमारे पास सर्वर साइड पर आएगा। अगर हम लोगों ने गेट का फंक्शन बनाया है, तो ये सर्वर साइड फंक्शन क्लाइंट से डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमें क्लाइंट से करना है, तो फिर हमें पोस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, पोस्ट या पैच की। तो चूंकि अभी के लिए मुझे क्लाइंट से कोई डाटा एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंड ही करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मैं यहाँ से डाटा भेज दूंगा जो भी मुझे भेजना है, जैसे नेम। अच्छा, अब ये सर्वर है और अगर इसी को मैं यहाँ पे कर दूँ क्लाइंट, तो जेसन फॉर्मेट में वही डाटा आ गया जो मैंने वहाँ से भेजा। बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा नजर, लेकिन अब बात यह है कि हम अपने किसी भी क्लाइंट यूज़र को ऐसे डाटा शो नहीं करवाते इस फॉर्मेट में, या अगर वो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मेट में हम लोग डाटा शो नहीं करवाते। हमारा डाटा एचटीएमएल के फॉर्मेट में ही शो होता है। तो जब भी हमें एचटीएमएल के साथ प्ले करना है, फिर हम पेज डॉट टीएसएक्स में ही काम करें। अब पेज डॉट टीएसएक्स में काम करते वक्त अगर हम लोगों ने इस पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर लिख दिया है यूज क्लाइंट, तो अब ये जो एचटीएमएल का पेज रेंडर होने में जो भी कंप्यूट यूज होगी, ये जो एचटीएमएल का पेज है वो क्लाइंट साइड पर आके बने। क्लाइंट साइड पर आएगा बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड। अब हमें अब मैंने वहाँ पर पोस्टमैन करके एक सॉफ्टवेयर है जो एपीआई की टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एपीआई हिट करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स है, तो मैंने उसके ऊपर लोकल होस्ट जो मेरा सर्वर वाला पेज था उसको हिट किया, तो उसने मुझे उस पेज की पूरी एचटीएमएल रेंडर करके दे दी। ये वो रहा डिव। इसी तरह अगर मैं क्लाइंट करूँगा तो वो मुझे उसका जेसन भी दे। मेथड नॉट अलाउड,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने गेट रखा है, गेट किया और जैसे ना ये इसके साथ मैच कर रहा हूँ ना जो मैंने फोल्डर बनाया। अगर सर्वर नेम से फोल्डर बनाया तो वहाँ पर भी सर्वर, अगर क्लाइंट, दोबारा दोबारा। यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं। अब अगर मुझे इस HTML में चेंज करना है तो दो तरीके हैं, कि मैं यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करूँ, ये HTML का पेज सर्वर पर जाए, वहाँ पर कोई फाइल चेंज हो और वहाँ से अपडेटेड HTML मेरे पास आए और फिर वो HTML रेंडर। अब मुझे चेंज क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये लिखा जा रहा है और रिमूव हो रहा है, क्योंकि अब ये HTML फाइल में चेंज आ रहा है। अब एक तो तरीका ये है कि भाई अगर तो मुझे ये चीज़ सर्वर साइड पे रेंडर करवानी है, तो एक एक करेक्टर या जब ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, उसके ऐड होने पर भी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, वो वहाँ पर ऐड करके करेक्टर हमें नई HTML की फाइल भेजेगा। जैसे ये HTML की फाइल आ रही है, वो HTML की फाइल रेंडर हो। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेटेंसी आ जाएगी, सर्वर पर बार बार रिक्वेस्ट जा रही है और वहाँ से बार बार रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो इसमें एक तो लेटेंसी बहुत आ जाएगी, नेटवर्क APIs कॉल हो रही हैं, और दूसरा ये कि फिर वो एनिमेशन या जो भी हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो नॉर्मल अप्लाई होगी भी नहीं, या जो रिस्पॉन्स हम लोग चाह रहे हैं उतनी स्पीड हमें रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो अगर हमें इसी तरह का स्पीडी रिस्पॉन्स चाहिए तो हम इसको क्लाइंट साइड पर एंटर करवाएं। क्लाइंट साइड पर एंटर करवाने का क्या मतलब है कि हम लोग क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, वो जो यूज़र सिस्टम यूज़ कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे इस लैपटॉप के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए या मेरे इस लैपटॉप की रैम और प्रोसेसर और GPU को यूज़ करते हुए ये एनिमेशन प्ले हो रही है। इसका सर्वर से कोई रिलेशन नहीं, सर्वर से एक दफ़ा डाटा आ गया, अब मेरे लैपटॉप के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई चीज़ ऐसी ऐड करनी है जो बार बार चेंज हो रही है या जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहे, जैसे बहुत कल हम लोगों ने एक बटन बनाया था, अ, खास, जैसे ही हम लोगों ने बटन बनाया था, अब मैं एज अ यूज़र इससे इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो वो फंक्शन चूंकि क्लाइंट साइड से मैं यहाँ से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इस फंक्शन को हमें क्लाइंट साइड पे रेंडर करवाना पड़ा था। तो जब भी हमें कोई एनिमेशन लगानी है या यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, तब तब हमें इसे क्लाइंट साइड पर रेंडर करवाना पड़ेगा अपने को। ये तो सारी थी थ्योरी। अगर हमें सिंपल रट्टा लगाना है कि भाई कब कब, तो जब भी हमारे पास इनपुट का या बटन का टैग आएगा, या कोई हम लोग यूज स्टेट यूज़ कर लेंगे, कोई हुक यूज़ कर लेंगे जिसके साथ यूज़ का वर्ड आ रहा है। अब ये क्या है, ये भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इनपुट,
प्लेस होल्डर। अच्छा, मैंने ये एक इनपुट का टैग बनाया है, यूज़र से इनपुट लेना सीखें, यूज़र से हम लोग नेक्स्ट जेएस में लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस टाइप की इनपुट दे सकते हैं। अब हो रहा है। क्या यूर ने अभी, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो या मुझे कंसोल पे प्रिंट कर दे या कहीं मुझे स्क्रीन पे शो कर दे कि भाई डाटा स्टोर हो गया किसी वेरिएबल में। तो अब वो करने के लिए सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं। बटन टाइप बटन, कॉल किया टाइटल। नहीं, अभी के लिए सिंपल बटन ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाए। टाइप आगे सबमिट, और अभी आप लोग अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र इस बटन पे क्लिक करे, मतलब यूज़र बटन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जब यूज़र बटन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे इस बटन वाली पूरी फाइल को, जहाँ पर भी बटन है, या तो पूरे बटन की फाइल को, या जिस कंपोनेंट में बटन मैंने अगर अलग कंपोनेंट बनाया है तो उसे क्लाइंट साइड पर एंटर करवाना पड़ेगा। अभी चूंकि पूरी फाइल में इनपुट्स भी यूज़ हो रही हैं तो मैं इस पूरी फाइल को यूज़ क्लाइंट कर, अब ये क्लाइंट साइड पर एंटर हो रही है। पूरी फाइल क्लाइंट साइड पे चली जाएगी। अब वो मैं बताता हूँ कि मैंने पूरी फाइल क्लाइंट साइड पे की क्यों। अच्छा जी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल जिसमें हमें डाटा स्टोर करवाना है, लेट डाटा इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, वैल्यू इज इक्वल टू दैट, कि हमारे इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डाटा के इक्वल है। इनपुट के अंदर कौन सी वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अभी के लिए कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा वो भी हम लोग देखते हैं। कि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो इस डाटा वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा, सॉरी वो इस वैल्यू में मिलेगा और वो इस डाटा में आके सेव होगा।
अब वो सेव करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि कब कब सेव करवाना है, कि इस बटन के क्लिक पे सेव करवाएं हम लोग, या हमें वो डाटा कब सेव करवाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑन चेंज, जब भी कोई चेंज हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वैल्यू चेंज होगी, ए बी सी एंड सो ऑन। अब ये चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, तो जैसे जैसे चेंज होगी मैं चाहता हूँ वैसे वैसे ही उसमें स्टोर हो। अच्छा जी, ऑन चेंज। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, कि ऑन चेंज होने पर क्या हो, डेटा इज इक्वल टू, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चेंज हुआ, ऑन चेंज, और ये वाला फंक्शन चला रहा है। ये फंक्शन कब चल रहा है, जब भी यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज आएगा, चाहे मैं वो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ चाहे वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ चेंज आने पर वो फंक्शन चलेगा। एक भी जितनी दफ़ा उसमें चेंज आएगा, वैल्यू के ऊपर नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, अब यहाँ पे आ गया दो दफ़ा, तीन, चार, पाँच, अब पूरा मुझे वर्ड लिखने में 11 दफ़ा वो फंक्शन चला, और मैं पूरा सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ तो वो फंक्शन एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट। तो जित सिंगल सिंगल करेंगे तो उतनी, तो जब जब वैल्यू में चेंज आ रहा उस वक्त ये फंक्शन कॉल हो। जब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे वैल्यू में चेंज आ रहा है साथ साथ ही डाटा आगे इसमें स्टोर हो जाए इस वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना कि क्या होगा। अच्छा, अब वो डाटा मुझे मिलेगा कहाँ पर, क्योंकि इनपुट में तो आ गया। इनपुट में आने के बाद मैंने बताया था कि वो डाटा हमें मिलेगा वैल्यू वाले एट्रीब्यूट। तो हमें नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट एक इवेंट प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग एज अ पैरामीटर फंक्शन में एक्सेप्ट कर, वो ई के नाम से भी कर लेते हैं, इवेंट के नाम से भी कर सकते हैं, किसी के नाम से भी, किसी नाम से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ई ही यूज़ करते हैं, ई फॉर इवेंट। अच्छा, मैं अब इस चेंजेस की जगह ना इस इवेंट को कंसोल करवाने लगा, इवेंट ओमा ई ए। अच्छा जी, इवेंट बबल्स ट्रू है, कैंसिलेबल फॉल्स है, सो ऑन इज प्रीवेंटेड, ये वो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, उसमें टारगेट, टारगेट का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, जैसे साइनअप में क्या कहते हैं, नेम की, ईमेल की, पासवर्ड की, बहुत सारी। टारगेट का मतलब है जो करंटली सिलेक्टेड पूरे फॉर्म में से, तो वो वाली टारगेट है।
अच्छा, अब उसमें टारगेट में बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े, वो सारे के सारे आ गए। जैसे ऑटो फोकस है, चेक्ड करके हम लोगों ने इनपुट का एक एट्रीब्यूट पढ़ा था। क्लास नेम, जो जो हम लोगों ने क्लास नेम्स दी हैं वो क्लास लिस्ट एरे के फॉर्मेट में आ गया। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट चेक्ड डिसेबल करके हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हाइट कितनी है, हिडन है नहीं है, आईडी का एट्रीब्यूट है जो। उसके बाद इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट का एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम लेंथ करके हम लोगों ने एट्रीब्यूट पढ़े। तो जितने भी एट्रीब्यूट पढ़े थे वो कहाँ आएंगे, इवेंट के अंदर। हमें एक की मिलेगी टारगेट, उसके अंदर। अच्छा, टारगेट के अंदर हमें मिलेगा एक वैल्यू, वैल्यू के अंदर वो चीज़ जो हमारी यहाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट डॉट सिर्फ टारगेट को प्रिंट करवाऊँ, सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पूरे इवेंट में से टारगेट और टारगेट में से वैल्यू, ए बी। क्योंकि मैंने ये वाला कोड लिखा कहाँ हुआ, ऑन चेंज। ये वाला फंक्शन में उस वक्त कॉल करना है जब चेंज हो। सारा पड़ेगा, यस नहीं करेगा बिल्कुल। ऑन चेंज ज़्यादातर सर्च वाले ऑप्शन में, ऑन चेंज में हम लोग वैल्यू सेट करवाते हैं अपने वेरिएबल में, साथ साथ ही वैल्यू सेट करवाते रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी एप्लीकेशन बना रहे हो। सर्च वाले में तो अक्सर होता ही होता है ऑन चेंज। अब वहाँ पे यह है कि ऑन चेंज में आप वेरिएबल में वैल्यू सेट करवा रहे हो कि सर्वर को हिट कर रहे हो। सर्च वाले में तो ये है ना कि जैसे मैं लिखता जाऊँगा नीचे डाटा आता जाएगा। अब वो क्या करते हैं कि ऑन चेंज के अंदर ही डेटाबेस को हिट कर देते हैं कि डेटाबेस से डाटा मैच करो कि इससे मिलता जुलता अगर डाटा है तो वो शो करे। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे ये तो पता लग गया कि मुझे वैल्यू मिलेगी कहाँ। मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना था, तो डाटा इज इक्वल टू इवेंट डॉट कंसोल वाली, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्यों? क्योंकि मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में ही मिले। अभी हम एक प्रॉपर टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे सारे साथ मिलकर, उसमें वो आ जाए कंसोल डॉट लॉग। और नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो तो देखने के लिए कर रहे हैं, अभी स्क्रीन पर डाटा थोड़ी देर में शो करवाऊंगा। स्क्रीन पर डाटा शो होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एंड, अच्छा जी, अब मैंने स्पैन लिख दिया और यहाँ पे हम ये आ रहा है डाटा। और कंसोल में हमारे पास वो डाटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पे डाटा शो नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर आई आई है?
प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि अगर मुझे ये वाला डाटा स्क्रीन पर शो करवाना है तो इसका मतलब है कि मुझे HTML बार बार चेंज करनी पड़ेगी या इस पेज को बार बार री रेंडर करना पड़ेगा। तो जो हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हैं जैसे डाटा है, इन वेरिएबल्स में ये पावर नहीं है कि वो स्क्रीन को री रेंडर कर सके। स्क्रीन को री रेंडर करने के लिए हमें एक हुक यूज करनी पड़ेगी, वो है यूज स्टेट हुक। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये जो हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हैं ना, इनमें ये कंट्रोल या ये पावर नहीं है कि वो क्लाइंट साइड पर भी या सर्वर साइड पर भी डाटा को चेंज करके स्क्रीन पे शो करवा सकते। तो जब भी हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए, ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो हमारी चाहे क्लाइंट साइड पर ही इस स्क्रीन को री रेंडर करे, यानी इस HTML को चेंज करके हमें शो करे, इसलिए मैं डाटा कंसोल पे शो करवा रहा था, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास जो वेरिएबल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इस HTML फाइल को चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करने के लिए हमें एक यूज स्टेट हुक पढ़नी पड़ेगी। अब यूज स्टेट हुक क्या है? यूज स्टेट हुक एक सिंपल वेरिएबल है। जो काम हम लोग वेरिएबल के साथ कर सकते हैं वो सेम काम हम लोग यूज स्टेट हुक के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ यूज स्टेट हुक के अंदर एक्स्ट्रा पावर ये है कि वो स्क्रीन को री रेंडर कर सकते। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल बना के उसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन स्टोर करवा रहे हैं, तो यही काम हम लोग यूज स्टेट हुक में भी कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं तो वही काम हम लोग यूज स्टेट के साथ भी करेंगे। अगर कोई एरे या कोई भी डाटा जो हम लोग सिंपल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, वही काम हम लोग यूज स्टेट हुक में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यूज स्टेट हुक बनानी कैसे? जैसे वेरिएबल को बनाने का एक तरीका है, लेट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू आगे वैल्यू। इसी तरह यूज स्टेट हुक डिफाइन करने का भी एक तरीका वो है कॉन्स्ट एरे और यूज स्टेट। अच्छा, यहाँ पर पहले पेज बाय डिफॉल्ट स्मॉल में था, लेकिन वो मुझे एरर दे रहा है। वो एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग रिएक्ट का कोई कंपोनेंट बनाएंगे उसका नेम हम लोग कैपिटल लेटर से रखें, ताकि वो HTML के टैग के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे। तो अब चूंकि क्लाइंट साइड पे रेंडर कर रहे हैं तो ये सारी की सारी रिएक्ट ही है, यूज स्टेट हुक रिएक्ट ही है। वो कह रहे हैं कि रिएक्ट हुक यूज स्टेट इज कॉल्ड इन अ फंक्शन पेज दैट इज नीदर अ रिएक्ट कंपोनेंट नॉर अ कस्टम रिएक्ट फंक्शन हुक फंक्शन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट नहीं है, नीदर आर रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। हम कह रहे हैं कि भाई है। अब वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं है? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है कि जब भी रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट बनाना है उसका नेम कैपिटल लेटर से शुरू हो। वो सिर्फ इसी वजह से क्या है, जैसे कैपिटल करेंगे वो एरर खत्म हो। अच्छा, अब हमें इस स्टेट का नेम भी देना है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म स्टेट, कोई भी नाम दे सकते हैं।
I mean, let's see. आइडिया नहीं हो रहा कहाँ से आ रही है। अच्छा, हमने एक यूज स्टेट हुक बनाई, उसको कोई भी नेम दे दिया, जैसे यहाँ पर हमने नेम दिया फॉर्म डाटा के नाम। उसके बाद सेट फॉर्म डाटा। सेट फॉर्म डाटा एक फंक्शन है जो इस यूज स्टेट वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए। हम लोग बाय डिफॉल्ट जैसे सिंपल वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाते थे इक्वल लगा के, वहाँ पर इसमें डाटा स्टोर नहीं करवा सकते। इसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें एक अलग से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेट फॉर्म डाटा। अब मैं कह रहा हूँ कि जी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसमें हमें डाटा स्टोर कैसे करवाना है? सेट, जो भी हमारी स्टेट का नेम है वो, उस फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन कॉल करके उसको एक डाटा पास करेंगे, इवेंट डॉट जो भी हमारा डाटा है, टारगेट डॉट वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देंगे तो स्ट्रिंग उसमें सेव हो जाएगी, अगर डाटा पास कर देंगे तो डाटा उसमें सेव हो जाएगी, वही वही जाती रहेगी। और यहाँ पर आके हम लोग शो करवाएंगे फ्रॉम डाटा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अब स्क्रीन पर भी रेंडर हो रहा है और कंसोल में भी। कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है यूज क्लाइंट की। वही टैग अपडेट अपना पोर्शन। अच्छा, हाँ ये री रेंडर हो रहा है पूरा पेज। रिफ्रेश और री रेंडर में फ़र्क क्या है? रिफ्रेश जब आप करते हो ना कोई भी कंपोनेंट, तो उसकी स्टेट्स के अंदर या उसके वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा है वो डिलीट हो जाए। री रेंडर का मतलब है कि जो स्टेट के अंदर डाटा पड़ा है दूसरी स्टेट्स के अंदर वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसी स्टेट के डाटा, यही स्टेट का डाटा अपडेट। हाँ ये यूज क्लाइंट की वजह से हो रहा है। ये डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव है जो हमारे कंपोनेंट के क्लाइंट साइड पर रेंडर कर। ये नेक्स्ट जेएस ने दिया, ये रिएक्ट ने दिया यूज स्टेट। ये री एंट्री करता था। यहाँ तक क्लियर है?